देखिए, बदला हुआ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वे लगातार लगातार जो है वो परिपक्व होते जा रहे हैं। और जैसा कि पहले से एक अंदाज था कि यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, भारत इतनी विविधताओं का देश है, यहाँ पर इतने विमर्श हैं, इतने तरह के विषय हैं, इतनी तरह की समस्याएं हैं, उसके उतने तरह के निदान सुझाने वाले भी लोग हैं। माफ करें। तो जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके विविध आयाम जो है वो खुलते जाएंगे। और इस दौरान केवल राहुल गांधी परिपक्व नहीं हो रहे हैं, इस देश की आंखें भी खुल रही हैं, और आंखें जो है एक बार फिर से जो है परिपक्व होती जा रही हैं। अगर मैं 1947 से बात शुरू करूं तो आप देखिए कि बड़ा ही एक ऐसा दौर था जब पूरा खूनी मंजर था, चारों तरफ बहुत बड़े दंगे हो चुके थे। लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे देश के नेताओं ने जान लिया था कि यह जो वाद विवाद है या एक दूसरे के साथ नफरत है, इससे मुल्क कहीं बन नहीं सकता। तो आप देखिए, 2-3 साल के बाद ही इस देश ने वो सारा का सारा अपने कंट्रोल में कर लिया था, और देश ने मान लिया था कि अगर हमें विकास करना है तो हमें भौतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए, कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विचित्र बात है कि 2014 के बाद जो हमारा राजनीतिक विमर्श है वो पूरा का पूरा हमारे इनके जितने भी सामाजिक सोच है, सांस्कृतिक सोच है, राजनीतिक सोच है, आर्थिक सोच है, उसका मूल भाव में अगर आप जाएं, गहराई में जाएं, तो आप पाएंगे कि नफरत इसका आधार है। इनका पूरा का पूरा विमर्श जो है वो नफरत पर टिका हुआ है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे अगड़ों पिछड़ों का हो, चाहे पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक का हो, शहरी का हो, आदिवासियों का हो, इन सबके बीच आप इस तरीके से नफरत का भाव पैदा कर दिया गया है। मध्य वर्ग जो है वो निम्न वर्ग से नफरत करता है, जो उच्च वर्ग है वो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से नफरत करता है। इनको किसानों से नफरत है, इन्हें दलितों से नफरत है, इन्हें महिलाओं से नफरत है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 2014 के बाद जो है, जो भौतिक जो विकास हमको करना चाहिए था, उसके बजाय बहुत सारी अमूर्त चीजें जो है हमारे राजनीतिक विमर्श में घुस के आई, बल्कि बहुत ही पर्पजली लाया गया है। वो गरीबों के प्रति आप देखिए किस तरीके से घृणा फैलाई जाती है। मनरेगा के बारे में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उसके बारे में बहुत ही घृणित तरीके से उसका प्रचार किया जाता है। तो नफरत के इस मूल भाव को ही खत्म करना जो है, तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना है, ये राहुल गांधी को समझ में आ गया। देखना यह है कि देश इसको कितने जल्दी समझता है या कितने देरी से समझता है। कुछ लोग तो जानने लग गए थे इस बात को कि ये जो जिस दिशा में रहा है ये बहुत ही घातक है। ये वो स्थिति है। अब तो लोग कह भी रहे हैं कि शायद 1947 के दौरान भी इतनी खराब स्थिति नहीं थी। अकेला एक महात्मा जो था वो चला जाता है नोआखाली और पूरे के पूरे बंगाल प्रांत में जो है वो दंगों को शांत कर देता है, जिसके कारण वायसराय को लिखना पड़ता है कि हमारी पूरी आर्मी जो है पंजाब में कुछ नहीं कर सकती, वो आपके वन मैन आर्मी ने करके दिखाया। तो इस देश में अगर प्रेम जो है हमेशा जीतता आया है, और जो लोग सोचते हैं कि नफरत के ही बल पे राज किया जा सकता है, तो बहुत बड़ी भूल में है। उनको एक फिल्म जरूर देखनी चाहिए, मुगले आजम। मुगले आजम का जो अंतिम सीन है, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, उसके आप शब्द देखिए। उसने बताया है कि मोहब्बत जो है वो हर जगह है, वो ईमान में है, मुरली की तान में है, वो अजान में है, हर जगह है। और अल्टीमेटली जो है वो मोहब्बत जीतेगी और नफरत की जो है वो हार होगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी ने ये जो पकड़ा है, जो मर्म पकड़ा है इस देश की समस्याओं का, वो बेहतरीन है। आप एक बार नफरत को इस देश से खत्म कर दीजिए, हम अपनी तमाम समस्याओं के ऊपर हम जीत जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अगले कुछ साल लगेंगे, जो नुकसान होना था वो हो चुका, क्योंकि जिस देश का आधार ही पूरे के पूरे विमर्श ही, पूरा का पूरा समाज आप एक नफरत पर पैदा कर खड़ा कर देंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। आपका सारा ध्यान जो है वो भौतिक चीजों से खत्म हो गया, आपका जो ध्यान है वो उत्पादन से खत्म हो गया, जीडीपी से खत्म हो गया, आपका जो ध्यान है वो सब कृषि उत्पादन से हट गया। आप लोगों को सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं। महिला बिल जो है वर्षों से लंबित पड़ा है। इतनी जबरदस्त आपके पास बहुमत है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हो, महिलाओं का सम्मान करते हो, तो भाई महिला विधेयक ही जारी कर दो, कम से कम उसको आप वो कर दीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। उसमें कितना देर लगता है। आप दुनिया भर के कानून को बिना विमर्श के, बिना बातचीत के, बिना कहीं संसद में बहस के आप कर देते हैं, तो आपको महिला बिल को लाने में क्या दिक्कत है आरक्षण की। ऐसे तमाम चीजें हैं। तो उसका कारण यही है कि यह समाज जो है ये नफरत पर जिंदा है। देखिए, राजनीति जब तक नफरत पर रहेगी मुझे बहुत चिंता नहीं है, लेकिन अगर समाज ने इस नफरत को अपना लिया, आत्मसात कर लिया, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की आज जो बात है, क्योंकि खड़गे जी शायरी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज राहुल ने जो कहा कि मैं मोहब्बत ही करता रहूंगा, नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो मुझे एक शेर याद आया कि तुम नफरत का धरना
तुम नफरत का धरना कयामत तक जारी रखो, मैं प्यार का इस्तीफा जिंदगी भर नहीं दूंगा। तो ये जो प्यार है, प्यार पे अगर टिका है कोई समाज, तो मुझे लगता है अपनी सारी समस्याओं पे वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर हल कर लेगा। और हम पा भी चुके थे। आप याद कीजिए 1947 की स्थिति थी, 15-20 सालों के बाद हमारे पास भाखड़ा डैम आ गए थे, हमारे पास बहुत शानदार IIT खुल गए थे, बहुत शानदार IIM खुल गए थे, और हम दुनिया के साथ टक्कर लगा रहे थे। अगर आप प्रेम को अपनाएंगे तो आप अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करेंगे, आप अगर नफरत को अपनाएंगे तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला करेंगे। ये मेरा कहना है राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और यही हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या दो पार्ट में भी बात करके विश्लेषण कर रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। और बात बिल्कुल सही है कि यहाँ अगर चुनावी राजनीति में या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपसी नफरत हो तो वो हो सकता है, जायज़ भी है, क्योंकि हालांकि नफरत कहीं भी जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा झेला जा सकता है, कह सकते हैं। लेकिन समाज में अगर नफरत फैल जाए, जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा। लेकिन इन सबसे इतर राहुल गांधी, कई लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, हमारे इस पे भी कमेंट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूं कि क्या चुनावी फायदा होगा राहुल गांधी का कि इस यात्रा का। ये एक बड़ा सवाल जो बार बार कितने विश्लेषक इस पे बात कर रहे हैं, चुनावी फायदा होगा क्या। और वही मैं भी सवाल करता रहता हूं। एक बार उसी सवाल के साथ फिर से आना चाहता हूं, और इसी सवाल का जवाब मैं हमारे तमाम आप 6 साथी बैठे हुए हैं सबसे मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है, 8 बज चुका है, इसलिए भी कि इसको हम 15 मिनट में समेट ले तो ज़्यादा अच्छा है इस कार्यक्रम को। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या राहुल गांधी की इस पदयात्रा से, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा? देखिए राजीव जी, मैं एक संक्षिप्त वाक्य में कहता हूं कि देश की जनता, भारत की जनता बुद्धिमान है, इसलिए राजनीतिक फायदा होगा। अगर बुद्धिमान नहीं होगी तो फायदा नहीं होगा। मैं एक और आपकी अनुमति से अमलेंदु जी ने जो बात कही उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं, भाषा के बारे में। देखिए राहुल गांधी जो हैं, शतरंज के खेल में जो सबसे खतरनाक चाल होती है वो घोड़े की होती है, वो 2.5 चाल चलता है, बाकी सीधे चलते हैं। ये जो चाल में उन्होंने दूसरा सेंटेंस बोला है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी कॉर्पोरेटर के बच्चे को बारे में पता चला लो, सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, आपके संस्कारों में, सिद्धांतों में दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर मैं महसूस करता हूं कि बच्चों को हिंदी पढ़नी चाहिए तो मैं अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं जनता से कहता हूं कि तुम हिंदी पढ़ो और अपने बच्चों को मैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ना भेज देता हूं, इसका मतलब है कि मैं डुप्लिसिटी कर रहा हूं, मैं सत्य वचन नहीं कर रहा हूं। तो वास्तविकता में देश की जनता पे, जैसे सुनील जी ने कहा, देश की जनता बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता का परिचय उसने पिछले 75 साल में दिया है। जो मूर्खता उससे होनी थी वो हो गई, गलतफहमी हो गई, गलत चक्कर में वो पड़ गए, लेकिन देश की जनता बुद्धिमान है। इसलिए राहुल गांधी अगर देश को जोड़ने निकले हैं, नफरत छोड़ने निकले हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता राजनीतिक पटल पे ये नफरत को छुड़वाएगी और प्रेम को जुड़वाएगी। राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, आप क्या कहेंगी? क्या चुनावी फायदा, आप तो पदयात्रा में शामिल होकर आई हैं, लगता है वहां आपने और लोगों से बातचीत भी की होगी, वो जाकर वोट देंगे क्या कांग्रेस को? राजीव जी, ये जो चर्चा चली है कि कांग्रेस को इससे चुनावी फायदा होगा या नहीं होगा, ये जो भीड़ आ रही है रैली में, सॉरी इस यात्रा के अंदर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, या जो आज का मैसेज की बात हो रही है, मोहब्बत के पैगाम की, तो पहले मैं भीड़ के ऊपर बात कह दूं दो लाइन में कि देखिए, भीड़ के बारे में ये चर्चा वहां से शुरू हुई है कि भाई रैली में तो बहुत भीड़ आती है कांग्रेस की, चुनाव में जो रैलियां होती हैं, लेकिन जब वोट का देने की बारी आती है तो वहां कांग्रेस को वोट नहीं पड़ता है। तो देखिए, रैली में आने वाली भीड़ और इस पदयात्रा में आने वाली भीड़ में जमीन आसमान का अंतर है। रैली में जो भीड़ होती है वो लाई हुई भीड़ होती है, पैसा देके भीड़ लाई जाती है और उसको पैसा देके और खाना पीना देके और वो चली जाती है। लेकिन पदयात्रा में जो भीड़ आ रही है वो अब स्वतः आई हुई भीड़ है, अपने आप से भीड़ आती है, उसको कोई पैसा नहीं दिया गया है। और तीसरी बात,
यहाँ जो भीड़ आती है उसे आने के बाद चलना होता है, तो खुशी खुशी चल रही है जनता। रैली में चलने वलने का कोई काम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। बसों में भीड़ आती है, इनमें 10-10, 12-12 किलोमीटर, कोई कोई पूरे, अगर किसी दिन 25 किलोमीटर भी हुआ तो उसमें भी लोग भागते चले जा रहे हैं। मैंने भी देखा है इतनी भाग दौड़, जो युवाओं, अधेड़, प्रौढ़, महिलाएं, बच्चे, सब कोई मतलब इतना उत्साह उमंग के साथ दौड़ रहे हैं। तो ये चीज, और जो ये मैसेज साथ में दिया जा रहा है, देखिए अभी तक एक आम जनता के बीच में ये हुआ था कि कांग्रेस व्रतप्राय पार्टी है, नेता अपने सोए पड़े हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब एक नेता 3000 किलोमीटर किसको कहते हैं, पैदल चलना, वो पैदल चल के और एक अपना संदेश दे रहा है, और उसके साथ साथ वो अपनी विचारधारा का भी जनता के सामने रख रहा है, जो आज तक इतने मुखर रूप से रखी नहीं गई थी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो जब से जुड़े हैं तो वो और ज्यादा मुखरता उसमें आ गई है। तो इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और उससे पहले से राहुल गांधी जिस मुखरता के साथ बात को रख रहे हैं, वो जनता के दिल में उतर रही है, और वो अभी तक लोगों को पता नहीं थी। व्हाट्सएप छाया हुआ था लोगों के दिमाग में। अब जो इस यात्रा के जरिए लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इन सब चीजों को, तो मैं मानती हूं कि इतनी तो कुंद दिमाग नहीं है जनता। उसमें वोटों का प्रतिशत, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जंप होकर 70% वोट मिल जाएंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी। इसका एक नमूना हिमाचल के चुनाव है। अब आप कहेंगे कि गुजरात में क्यों नहीं पड़ा इसका असर इसलिए पड़ा क्योंकि गुजरात भी एक बिजनेस प्रधान दिमाग का देश है, वो उनको बिजनेस से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। हिमाचल की जो जनता है, आई एम सॉरी टू से, जो गुजरात के अगर कोई वो दर्शक भी हो तो वो कृपया बुरा ना माने, ये कड़वी सच्चाई है। आपने बिजनेस को प्रधानता दी, धंधे को प्रधानता दी, आपने अपने हितों को प्रधानता नहीं दी। हिमाचल की जनता ने अपने हितों को प्रधानता दी। उनके जो हित थे, ओपीएस का मुद्दा था, महंगाई, बेरोजगारी, बागवानी का जो सही मूल्य मिलने का मुद्दा था, उनको ये लगा कि कांग्रेस के नेता जो सड़क पे बात कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा मुफीद है, हमें कांग्रेस को ही लाना है। तो मेरे हिसाब से तो ये वोटों में परिवर्तित होगी। रिफ्लेक्शन देखिए, अदानी साहब ने अपने 2 सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद कर दी हिमाचल वालों को। ये ईडी, उनको ये बताया गया है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के अलावा और भी है हमारे पास हथियार, और जो कांग्रेस को जिताएगा, जो भी राज्य वहां पे उद्योग धंधे बंद कर दिए जाएंगे। सजा, ये धमकी दी जा रही है जनता को। तो वही तो बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ल जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सब्जेक्ट हमारा जोरदार हमला है और मोदी सरकार पर राहुल गांधी का, उस पर चर्चा हम कर ही रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं लगातार। राहुल गांधी का जो निखरता हुआ भाषण है और स्तब्ध रह जाते हैं उनके साथ के लोग, खासकर दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश, कि राहुल गांधी इस शानदार तरीके से भी भाषण देंगे। लेकिन सवाल यही है कि भाषण देना, 3000 किलोमीटर पैदल चलना, 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की पैदल यात्रा वो पूरी कर लेंगे जब वो श्रीनगर पहुंचेंगे। लेकिन क्या ये चुनावी राजनीति में फ़ायदा दे पाएगा? किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल की पहल को तभी जन समर्थन हासिल होता है जब उसकी विश्वसनीयता कायम होती है। राहुल गांधी ने खुले आसमान के नीचे 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लोगों से संपर्क स्थापित करके अपने आप को एक राजनेता के रूप में स्थापित किया और यह बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में एक सरकार देने और वैकल्पिक व्यवस्था देने की स्थिति में है। जनता चूंकि उनसे लगातार मिल रही है, मीनू जी की बात से मैं 200% सहमत हूँ कि लाई हुई भीड़ नहीं है, क्योंकि लाए हुए लोग कोई पैदल चलने के लिए तैयार होता नहीं है। लगातार लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो जो पब्लिक कनेक्ट राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान स्थापित किया है और लोगों के साथ जोड़ करके जो एक विश्वसनीयता अपनी उन्होंने कायम की है, मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा। मैं मीनू जी के एक बात से असहमत हूँ कि गुजरात की जनता ने अपने व्यापार को महत्व दिया। गुजरात की जनता ने बिल्कुल सरकार के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस का कमजोर संगठन यह विश्वास दिलाने में विफल रहा कि वह एक वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति में है। वहां अगर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान जिस तरह के सामाजिक और राजनीतिक बीजारोपण किए हैं विभिन्न राज्यों में,
अगर कांग्रेस संगठन उस बीजारोपण की निराई गुराई सिंचाई ढंग से करती रही तो इसके जबरदस्त राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। अगर गुजरात में कांग्रेस ने लोगों के विश्वास को जीता होता, अपना संगठन मजबूत रखा होता, तो मैं मान के चलता हूं कि लोगों के मन में एक परिवर्तन की लहर थी और लोग कह रहे थे इस बात को कि बहुत हो चुका, अब परिवर्तन चाहिए। गुजरात के ही लोगों ने जिग्नेश मेवाणी को जिताया है, जो गुजरात के लोगों ने अर्जुन मोढवाडिया को जिताया है, निर्दलीय लोगों को जिताया है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप लोगों का विश्वास तभी हासिल कर सकते हैं, जन समर्थन तभी हासिल कर सकते हैं, लोग आपसे तभी जुड़ सकते हैं जब उनको यह विश्वास हो कि जिसको हम हटा करके जिसको लाना चाहते हैं उसमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था दे सके। गुजरात में ये कमी कांग्रेस की तरफ से आई, लोगों में मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या नहीं थी। जी बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? चुनावी फायदा? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जिस तरीके से चीजें हुई, और जैसे मीनू जी कह रही थी, मैं गुजरात की बात बिल्कुल शुक्ला जी की बात से सहमत हूं, और सहमत होते हुए लेकिन ये जरूर कहूंगा कि गुजरात में नफरत के बीज जिस तरह से बोए गए हैं उसका नतीजा है ये। मैं कांग्रेस की विफलताओं से ज्यादा इसे उस मानवता की और नैतिकता की विफलता मानता हूं। नहीं तो कम से कम बिल्किस बानो के साथ में जिन्होंने जो विभत्स घटना करी, उधर उनके रिश्तेदारों नातेदारों को तो वो नहीं जिताते, गोधरा के कातिलों को तो नहीं जिताते, उनके परिवार को, और मोरबी में मरने वालों के पर जो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं उनको न जिताते। तो मैं तो वहां इसको मानता हूं कि वहां मानवता और नैतिकता का कत्ल है ये वहां का जनादेश, और इसे मैं कहीं से भी सही नहीं मानता। और मैं ये भी कभी सही नहीं मानता हूं कि जनता जनार्दन होती है। जनता तमाम बार, ये राजनेता जरूर कहेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो नहीं कह सकते हैं जनता, लेकिन जनता मक्कार भी होती है, और ये मक्कारी का सबूत। तो मक्कारी का सबूत नहीं होता तो दिल्ली में शीला दीक्षित कभी चुनाव नहीं हारती, तो मक्कारी होती है तमाम बात। और पंडित नेहरू कहते थे काम करिए, प्रचार करने की जरूरत नहीं, प्रचार पे पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की नीति थी, आज उतनी नहीं है लेकिन काफी हद तक अभी भी। लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रचार पे टिके होते हैं और वो काम से ज्यादा प्रचार करते हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने छात्रवृत्ति, जो छात्र विदेश छात्र के लिए ऋण योजना थी, उसमें 2 स्टूडेंट्स को सिर्फ दिया और वो 20 लाख होता है, और उसके विज्ञापन पे जो खर्च किया वो तकरीबन 20 करोड़ रुपया खर्च किया। अब कल्पना कर लीजिए, किसानों में पराली को लेकर के जो योजना इन्होंने की उस पर 38 लाख रुपया दिया और विज्ञापन पर तकरीबन 21 करोड़ रुपया खर्च। तो ये इस बात का सबूत है कि मक्कारी किस तरह से जीतती है। तो जनता को भी तो देखना चाहिए कि कोई कह रहा है कि 70 साल में क्या हुआ, तो हुजूर क्या हुआ ये बताना चाहिए। आपको यदि गुजरात के डाटा देखेंगे तो गुजरात में तकरीबन 5000 प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी। उसके बाद वहां के लोग यदि वोट देते हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको? तो ठीक है, आपको यही चाहिए और वही जाहिलियत, वही चीजें, सब कुछ, तो फिर कोई क्या कहे। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो हो रहा है वो ठीक है। आप अपने अंततः तो झेलना आपको है, जीएसटी आपकी जेब से जानी, इनकम टैक्स आपकी जेब से जाने हैं, तमाम तरह के कर, सेस और सब कुछ आपकी जेब से जाना है। और उस लूट के बाद में चंद पूंजीपतियों को रईस और रोज रईस बनाया जाएगा। भारत सरकार की बैंकों से लोन देकर उनको उनके धंधे चलवाए जाएंगे। डूबेगा पैसा तो हमारा डूबेगा, प्रॉफिट होगा तो उनका होगा। तो हुजूर, यह स्थिति जब बनाई जा रही हो
तो निश्चित रूप से उस स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा जैसी वो होने चाहिए, लेकिन उसको जितना जिस तरीके से चीजें उसको आक्रामक करना चाहिए वो अभी स्पीड नहीं, इसे पूरी तरह जन आंदोलन बनाना चाहिए, वो अभी नहीं बना है, यह भी एक सच्चाई है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही मेरा तो यही मानना है। जी मीनू जी। जी हाँ, वो मैं सुनील जी और अजय जी की बात का जवाब देना चाह रही थी कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गुजरात की जनता बदलाव चाह रही थी और आवाज थी वहां, लेकिन वो बदलाव कांग्रेस की तरफ नहीं था। उनका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ था। वो बदलाव चाह रही थी कि भाई फ्री में बिजली मिल जाएगी और पानी भी दे रहे हैं फ्री में, लेकिन हिंदुत्व भी बरकरार रख रहा है, तो अपना जो धंधे का जो मामला है वो फिट रहेगा। तो वो बदलाव की जो आवाज थी वो आम आदमी पार्टी के तरफ रुझान था, ना कि कांग्रेस की तरफ। तो इसमें डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ से कमियां रही हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की तरफ बदलाव का रुझान था। वो कांग्रेस को नहीं चाहती थी, आम आदमी पार्टी को चाहती थी, जो हो नहीं पाया। जी राजीव, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं आप सबकी बातों से, और खासकर थोड़ा अजय शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, थोड़ा उस गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। बात ये नहीं है कौन किसको चाहता था, अब ये भी अगर हम लोग जाएं कि क्या कितने % लोग आम आदमी पार्टी को चाहते थे गुजरात में, क्या वहां के जो जितने वोटर्स हैं टोटल चाहते थे, या एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था। 53% वोट पाई है बीजेपी, क्या 53% लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी बन जाए, कि सरकार बन जाए? यहां ये मायने नहीं रखता। हम लोग शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं इस चर्चा में। हमको यहां सोचने समझने की जरूरत है, जो अजय शुक्ला जी कह रहे हैं कि जनता जो ये भीड़ तंत्र है, जिसे भीड़ तंत्र कह रहा हूं मैं, ये शब्द अजय शुक्ला जी ने यहां इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो भीड़ तंत्र है उसको समझने की जरूरत है कि इस लोकतंत्र को बचाया कैसे जाए। इस लोकतंत्र में आप अपने फायदे और नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको जो कुछ अगर थोड़ा चुनाव की जो गतिविधियां हमारे देश में हैं और जो सदियों से चलती आ रही, सदियों ना कहें तो दशकों से चलती आ रही हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। और उसमें कैसे गुजरात का चुनाव जो है वो 53% वोट के साथ बीजेपी जीत जाती है, 156 सीटें ले आती है, इस पर भी रिसर्च करने की जरूरत है। और ये रिसर्च करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, या आम आदमी पार्टी को, या दूसरी पार्टियां जो पराजित हुई हैं उनको नहीं है। ये जरूरत उन लोगों को है जो वोटर्स हैं। माफी चाहूंगा, वोटर्स को जरूरत है कि आप वोट दे करके आए और फिर भी आप जिनको वोट दिए वो नहीं जीत के आ रहा है। तो ये समझना आपको बहुत ज्यादा यहां जरूरी है। और 2019 का चुनाव भी समझने की जरूरत है। 2019 के चुनाव में जो भी बीजेपी के नाम पर, मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ एक ऐसे नेता थे, देखिए 6 महीने पहले चुनाव होता है, 68 सीटें जीत करके आती है कांग्रेस पार्टी, 90 सीटों के छोटे से विधानसभा में 68 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आती है। और उसके बाद पूरी की पूरी सीटें, 2 सीट छोड़कर पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ले जाती है 2019 में। ऐसे ही आप देखिए राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी ले जाती है 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। और 6 महीने पहले राजस्थान में गहलोत की सरकार बनती है। तो यह समझना जरूरी है कि यह क्या है। आप राष्ट्रवाद की आंधी में बहते हैं, कभी आप अब की बार मोदी सरकार में बह जाते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, उस समय कहा जा रहा था, भ्रष्टाचार की मार, यह भी कहा जा रहा था, इन सब में बह जाते हैं। 2 करोड़ हर साल नौकरियों में बह जाते हैं, जुमला कहा जाता है। उसके बाद भी आप चेतते नहीं हैं, सचेत नहीं होते हैं, और फिर जाके वोट देके आते हैं। यहां व्यापार और ये सब कुछ नहीं है। यहां है कि चलो एक आंधी है, उस आंधी में बहते चलो, बहते चलो, बहते चलो। उसके अलावा बहुत कुछ है जिसमें ईवीएम भी है, जिसमें चुनावों की सेटिंग है, उसमें हर तरह की बहुत सारी, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हों। यही 2009 की बात आप कीजिए कि एक किताब लिखी जाती है, ईवीएम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा जाता है। वो मुहिम छेड़ने में बीजेपी सबसे आगे रहती है 2009 के चुनाव में, जिस समय यूपीए की फिर से सरकार बनी थी। और वही 2014 के बाद से उसी ईवीएम की बात होती है। तो इनके लिए ईवीएम सही है, उनके लिए ईवीएम खराब है। तो ईवीएम को लेकर के भी चर्चा। तो बहुत चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, यहां ईमानदारी के साथ चुनाव हो। ये सब भी कई सारे गुजरात के जो
पिक्चर्स आए हैं, वीडियो आए हैं जो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं कि वहां वोटर्स को आप पहुंचने नहीं दिए और एक आदमी बैठ करके बटन दबाया जा रहा है, इन सबको कौन देखेगा? ये सब भी तो है। तो बहुत कुछ है, इनको समझना, इन सबको किनारे रखते हुए, और बहुत सही बात यहां अजय शुक्ल जी कह रहे थे कि जनता को समझना पड़ेगा क्या कारण है कि लखीमपुर खीरी की 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत जाती है। जीतना चाहिए क्या? 135 लोग, चलिए उनका जो सरकारी आंकड़ा है उसी आंकड़े, उसी डाटा के हिसाब से मोरबी के 135 लोगों की जान चली जाती है इसी चुनाव के दौरान, और 3 की 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत जाती है। गोधरा में सबसे ज्यादा बड़ी लीड लेकर के बीजेपी जीतती है। तो ये समझने की जरूरत है, और ये आप सब समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं समझने की जरूरत, तो ये आप लोगों के लिए नहीं, ये जनता के लिए कह रहा हूं कि उनको समझने की जरूरत है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। राहुल गांधी की जो पदयात्रा चल रही है, इस पर मैं जो सवाल अभी कर रहा था अपने यहां वरिष्ठ जनों से, काफी जानकारी रखने वाले हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इनके सामने ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत वाजिब और बहुत अगर कहें तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए है कि क्या राहुल गांधी की इस पदयात्रा को चुनावी राजनीति में अगर देखा जाए तो उससे फायदा होगा या नहीं होगा, ये जानना इसलिए जरूरी है कि सामने आने वाले समय में और 2 चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव में इस यात्रा का मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो कोई असर नहीं है, कहीं नहीं है, ना गुजरात में है ना ही हिमाचल प्रदेश में है। दोनों में दूर दूर तक यात्रा से कोई लेना देना नहीं था। शायद आप लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, असहमत हो सकते हैं, असहमति रखना भी चाहिए, लेकिन दूर दूर तक इसका कोई नाता रिश्ता नहीं था। लेकिन अब आने वाले समय में नाता रिश्ता है, इसलिए है कि उन राज्यों में चुनाव है जहां ये यात्रा जा रही है, जहां से गुजर रही है, इसलिए अब ज्यादा वहां नजदीक से हम देखेंगे। और ये भी नहीं है कि चूंकि वहां हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में परिवर्तन होता था इसलिए यहां परिवर्तन हो, नहीं। इस बार का चुनाव कुछ और चुनाव था हिमाचल प्रदेश का, लेकिन अलग चुनाव था, उस पर कभी और आराम से चर्चा करेंगे हम। मेरा ही लेक्चर 5 मिनट से ज़्यादा का हो गया, लेकिन आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और जल्दी से दीपक पाचपोर जी के पास क्लोजिंग के लिए। अमलेंदु जी, चुनावी फायदा हाँ या नहीं? देखिए राजीव जी, अभी चुनावी फायदे के लिए अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो ये वो सोचे उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग उसमें अपना समय बर्बाद करें। हम तो ये बात कर रहे हैं कि इससे नफरत दूर हो रही है कि नहीं हो रही है, और भारत जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इसके लिए यात्रा है। मुझे लगता है कि उस पर यात्रा कामयाब हो रही है, और ये यात्रा अगर भारत को जोड़ने में कामयाब हो रही है और नफरत को दूर करने में कामयाब हो रही है तो इसके चुनावी परिणाम भी आएंगे ही। जैसा मैंने पहले भी कहा और बार बार मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही नफरत के आधार पर है, नफरत पे ही कायम है। तो अगर नफरत खत्म होती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अपने आप होता है, वो निश्चित तौर पे दिखाई देगा। जहां तक मीनू जी ने ये कहा कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव था, तो ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं था। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव होता, हिंदुत्व भी चाहिए होता, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट कम होते, कांग्रेस के वोट कम नहीं होते। वो वोट वहां कांग्रेस के कम हुए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए, तो वो दूसरी तरफ बात चली आएगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि जैसा आपने कहा कि कोई असर नहीं था, निश्चित तौर पर भी हम कह सकते हैं कि उस यात्रा का उन राज्यों में असर नहीं था। और अगर ये यात्रा और ज्यादा गुजरात के आसपास गुजरती उस चुनाव में तो मुझे लगता है कि ज्यादा असर हो सकता था कुल मिलाकर के। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी छोटे उसके लिए कोई यात्रा कर रहे हो चुनाव के लिए। तो फिर मैं कहूंगा, पहले भी कहता रहूंगा और राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि ये यात्रा बड़े उद्देश्य के लिए है। तो बड़ा उद्देश्य है तो चुनाव छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे जरूरी बात यह है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि जरूरी ये नहीं है कांग्रेस जीते या ना जीते, जरूरी ये है कि 2024 में और 2024 के बाद भी इस देश में चुनाव होते रहें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यात्रा उसी के लिए कि 2024 में भी चुनाव हो, 2024 के बाद भी चुनाव होते रहें। इसलिए बहुत यात्रा मजबूत लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है। और चुनाव क्यों नहीं होंगे, चुनाव होंगे। एक डर जब बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ